यदि आप 2026 में ना यूपी टेट देना चाहते हैं, आपको पता है कि फॉर्म आ चुके हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो मैंने फॉर्म भरने का वीडियो तो ऑलरेडी बना दिया है। पर आज बात करेंगे कि यूपी टेट में जो मैथ सब्जेक्ट है ना, वो आप कैसे तैयार करेंगे। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आता है ना तो उसकी तो बल्ले बल्ले, और जिसको नहीं आता है तो उसको कभी मैथ समझ में आता ही नहीं है। बट आज हम आपको मैथ में पहला चैप्टर समझाने वाले हैं, पहला चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है संख्या पद्धति, या आप उसे नंबर सिस्टम बोल सकते हैं। और जो यूपी डेट के सिलेबस में है उसी आधार पर हम संख्याएं समझाने वाले हैं कि आपकी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, आपके पूर्णांक कौन से हैं, आपके रियल नंबर्स कौन सी हैं, काल्पनिक नंबर्स कौन सी हैं, प्राइम नंबर कौन सी हैं, अभाज्य कौन है, सह अभाज्य कौन है, ये सारा डिटेल समझाने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आपको बिल्कुल जीरो मैथ आती है, आप जीरो लेवल से शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं यूपी टेट 2026 का मैथ का कंप्लीट सिलेबस देने वाला हूँ। और आपको छोटी छोटी क्लासेस दूंगा, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी क्लासेस नहीं दूंगा। आपके पास हो सकता समय हो या ना हो। और मैथ में आपको नोट्स भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करने वाला हूँ। उसमें A to Z जानकारी आपको सम्मिलित होगी। अगर आप हमारे नोट्स ही केवल पढ़ लेंगे ना, तो आपको ना तो क्लास लेने की आवश्यकता होगी, ना तो कहीं अन्य चैनल पर जाकर के पढ़ने की आवश्यकता होगी। ये नोट्स हमारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, हमारे इंस्टाग्राम पर मिलेंगे, आप वहां से भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए पूरा नंबर सिस्टम का ये अध्याय हम शुरू करते हैं यूपी टेट 2026 के लिए। तो मैंने एक बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ बनाकर रखी है और इसी पीडीएफ के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, अगर देखिए आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो या किसी की भी तैयारी कर रहे हो, उसमें मैथ सब्जेक्ट है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफी लोगों को तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, काफी लोगों को नहीं आता है। अब इसका मैं कारण बताऊंगा। मैं एक साइड आपको दिखाता हूँ, इस नोट्स को एक साइड करूंगा और इधर मैं लिखना स्टार्ट करूंगा। इधर आपको, क्योंकि मैथ देखिएगा बहुत अच्छा भी सब्जेक्ट है, जिनको समझ में आ जाता है उनको हलवा लगता है मैथ। और आज मैं इस वीडियो में ना आपको ऐसा ही मैथ समझाने वाला हूँ, ऐसा ही मैथ पढ़ाने वाला हूँ। आप चाहे प्राइमरी लेवल की तैयारी कर रहे हो 1 से 5 तक की, या आप अपर प्राइमरी लेवल 6 से 8 तक की तैयारी कर रहे हो, आपको मैथ आज से हलवा लगने वाला है, हलवा लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप हो सकता है नए स्टूडेंट हो या आप टीचर हो ऑलरेडी, क्योंकि सरकार ने ये बोला है जितने भी टीचर हैं उनको भी टेट देना, यूपी टेट देना अनिवार्य कर दिया गया है। तो मैथ की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले आप डिसाइड ये करिए मैथ की शुरुआत कहाँ से होती है? संख्याओं से। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, आप हिंदी पढ़ेंगे तो वर्णमाला सबसे पहले पढ़ेंगे, या अन्य कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप सबसे पहले अल्फाबेट पढ़ेंगे। ऐसे मैथ स्टार्ट होता है नंबर सिस्टम से, नंबर से। अगर आपको नंबर्स का ही ज्ञान नहीं होगा तो आप मैथ क्या पढ़ेंगे? अगर आप ये वाला सिंबल नहीं जानते कि ये 1 है तो कैसे मैथ पढ़ेंगे? आप इसको नहीं पहचानते तो कैसे मैथ पढ़ेंगे? आप इसको नहीं पहचानते तो कैसे मैथ पढ़ेंगे? आप ये ऑपरेशन नहीं जानते तो कैसे मैथ पढ़ेंगे? इस वजह से मैथ में जो बेसिक चीजें हैं वो सबसे पहला नंबर्स, और नंबर ही चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे कि संख्याएं क्या हैं। देखिएगा संख्याओं, आप ये सोचिएगा जब एक भी संख्या नहीं होगी, ना हम 1 को जानते होंगे, ना 2 को जानते होंगे, उस समय मैथ कैसे कैलकुलेट की जाती होगी। चलिए सबसे पहला जो चैप्टर हमारा होने वाला है ये नंबर्स का ही होने वाला है, और ऐसे हम स्टार्ट करेंगे। और पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है ना? तो अब इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि संख्याएं क्या है। देखिएगा संख्याएं दुनिया में 2 टाइप की होती है, सिर्फ 2 टाइप की। पहला तो रियल नंबर, जिसे हम वास्तविक संख्या बोलते हैं, रियल नंबर्स, जो कि यहाँ पर जी दिखाई है। और दूसरा दूसरा होता काल्पनिक या इमेजिनरी सिस्टम। ये देखिए सेकेंड। अब अगर रूट के अंदर देखिएगा, आप काल्पनिक को मैं पहले बताता हूँ, इस सबको समझ में आ जाएगा। सिर्फ रूट के अंदर माइनस लगा और कोई भी संख्या लिखी है, चाहे 1 लिखा हो या रूट -2 लिखा हो, या रूट के अंदर -2.4 लिखा हो, ठीक है ना, या रूट के अंदर -3/2 लिखा हो, ये सारी चीजें आपकी काल्पनिक संख्याएं होती हैं, सभी काल्पनिक होती हैं। कुल मिलाकर रूट के अंदर अगर माइनस सिंबल लग गया तो ये काल्पनिक हो गया। ठीक है, आपने एक हो सकता आयोटा पढ़ा हो, यहाँ पर लिखा भी है। अब देखिएगा हमने क्या किया, -1 जैसे एक संख्या है, तो अगर इसको, ये काल्पनिक संख्या है, माइनस, आपको बहुत ही सिंपल से डिफाइन ये करना है कि माइनस रूट लगा है और उसके अंदर माइनस लगा है, तो वो सारी संख्याएं काल्पनिक होंगी। इसके अलावा जो संख्याएं बची वो सारी रियल होंगी, वास्तविक होंगी। ठीक है,
ध्यान रखिएगा, संख्याओं को दो भागों में बांट दिया, वास्तविक और काल्पनिक। तो काल्पनिक संख्या पहचानने की ट्रिक है, रूट के अंदर माइनस लगा है तो वो काल्पनिक होगी, ठीक है ना। अब देखिए, काल्पनिक को हमने एक नया नाम दिया, रूट के अंदर -1 को आई से डिनोट करते हैं, जिसको आयोटा बोलते हैं, आयोटा, ये आपने शायद पढ़ा होगा। अब आपके दिमाग में ये आया कि माइनस रूट के अंदर -1 को ही हमने आयोटा या आई क्यों डिफाइन किया? क्यों डिफाइन किया? हमने -2 के 2 को क्यों नहीं आई लिखा? क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं? कारण क्या है? ये आपके मन में सवाल आना चाहिए। तो कारण क्या है? देखिएगा, अगर रूट के अंदर -2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? रूट के अंदर -1 इंटू 2 और -1 को आयोटा लिख देंगे। हर एक संख्या को 1 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, उसके 1 में फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो जहां पर भी रूट के अंदर 1 लिखा होगा उसको हम आयोटा लिखेंगे। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो इधर 1 इक्वल टू आपका बन जाता है आई स्क्वायर, -1 इक्वल टू आई स्क्वायर। तो आई की वैल्यू होती है रूट के अंदर -1 और आई स्क्वायर की -1, ठीक है। तो काल्पनिक संख्या समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्याएं कौन कौन होती हैं। काल्पनिक तो आपने समझ ली। वास्तविक संख्याएं वो सभी संख्याएं वास्तविक हैं जो दोस्तों आप P अपॉन Q या रूट माइनस रूट के अलावा जितनी भी संख्या है, माइनस रूट के अंदर माइनस के अलावा जो भी संख्या वो सभी वास्तविक है। वास्तविक संख्याओं को भी हमने दो भागों में डिफाइन किया है, पहला परमेय संख्या, दूसरी अपरमेय संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। हमारे पास सबसे पहले नंबर्स थे, नंबर्स को हमने दो भागों में बांटा। पहला बांटा हमने रियल्स नंबर या वास्तविक संख्याएं, दूसरा काल्पनिक या इमेजिनरी सिस्टम जिसे इमेजिनरी संख्याएं बोलते हैं। तो इमेजिनरी को हमने पढ़ लिया, रूट लगा हो और माइनस सिंबल हो, -1 हो, -2 हो, -3 हो, -4 कुछ भी हो, कोई डिपेंड नहीं करता है, वो सभी काल्पनिक संख्याएं होंगी। अब हमें पढ़ने को बचा वास्तविक, क्योंकि संख्याओं को दो भागों में बांटा था। तो वास्तविक संख्याओं को फिर से हमने ब्रेक किया दो भागों में, और पहला हो गया आपका परिमेय और दूसरा हो गया अपरिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं साइड में कर लेता हूँ। ये जो पीडीएफ है ना, अगर आप ये चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, चैनल रैंकोरा को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसका पूरा सिमिलर पीडीएफ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करने वाला हूँ। आपका यूपी टेट 100% निकलेगा और मैथ की तो मैं गारंटी लेने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या है। देखिए, ऐसी संख्या है जो P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिखी जाए और वो रेशनल संख्या होती है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अब देखिएगा, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये संख्याएं कौन सी हो सकती है, जैसे 3/4 ये P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिखा गया है। 1.2 इसमें दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो इसको, ये भी P अपॉन Q के फॉर्मेट में हो गया। 4/5 ये भी P अपॉन Q के फॉर्मेट में हो गया। इसके बाद बात करते हैं 1.73, इसको भी तो P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्या करेंगे, 1.73 को जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने 2 जीरो लग जाएंगे, तो ये भी P अपॉन Q के फॉर्मेट में हो गया। ठीक है, अब आप सबसे पहले ध्यान ये देना है कि अगर आपकी ये तो परमेय संख्या होगी जो P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिखी जाती है। अब अपरमेय संख्या क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स क्या होंगे, इसका जस्ट अपोजिट, जो P अपॉन Q के फॉर्मेट में ना लिखा जा सके वो क्या होगा, आपका अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, √3 अपरमेय संख्या है, √5 अपरमेय संख्या है। लेकिन आपके दिमाग में ये भी तो हो सकता है, देखिए परमेय में थोड़ा और समझ लेते हैं। अगर हमने 4 बोला, केवल 4, तो ये भी 4 को क्या P अपॉन Q के फॉर्मूले में लिखा जा सकता है? जी बिल्कुल, इसके नीचे 1 लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, इसकी वैल्यू तो 4 ही है। इसको भी P अपॉन Q के फॉर्मूले में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ऐसे नंबर जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे कुछ भी, या अपॉन में नंबर 3/4, 1/2, ये सभी पॉइंट में नंबर, ठीक है ना। जैसे रूट जिसका फाइंड आउट किया जाए, जैसे √9 लिखा है तो इसको क्या हम 3 बाहर निकाल सकते हैं। तो ये सारी परमेय। अब आप परमेय की बात करें, जैसे √2 लिखा, तो आप ये भी तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि रूट के नीचे हम 1 लगा दें, इसमें क्या फर्क पड़ता है। ये तो आपकी परमेय संख्या होनी चाहिए, आपके दिमाग में ये आ सकता है। लेकिन इसको अगर √2 के नीचे P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिख दिया तो क्या परमेय नहीं है? क्या लगता है आपको, बताइएगा।
लेकिन दोस्तों रूट टू को कैसे आप डिफाइन करेंगे? जब आप रूट टू निकालेंगे ना तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा और जो कि हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ये अपरमेय संख्या इसी वजह से होगी। रूट 5 अपरमेय संख्या क्यों होगी? क्योंकि हम रूट 5 की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉइंट में आएगी, मैं नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल फाइंड आउट नहीं कर सकता, आएगी। देखिएगा, एक चीज और समझ लीजिएगा, जैसे हम रूट 4 लिखते हैं, इसकी वैल्यू आती है 2। रूट 9 लिखते हैं, वैल्यू आती है 3। रूट 25 लिखते हैं, वैल्यू आती है 5। ठीक है, ये तो पता है। लेकिन अब ये बताइएगा, हमें जो रूट 2 है, इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये वाला रूट 2, चलो इधर लिख देते हैं। रूट 2 की वैल्यू क्या होगी? सपोज दैट आपने कैलकुलेटर उठाया और बोला कि सर रूट 2 की वैल्यू तो बहुत आसान है, हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए मैं भी कैलकुलेटर उठा लेता हूं कि रूट 2 की वैल्यू क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ रूट 2 की वैल्यू क्या होती है। तो रूट 2 की वैल्यू जो होती है 1 पॉइंट समथिंग, 1.41421, ये डॉट डॉट बहुत लंबी चलती रहती है। इसी प्रकार रूट 3 की वैल्यू, अगर हम बात करें रूट 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी भी हम समझ लेते हैं। इसकी भी वैल्यू 1.73 समथिंग चलती रहती है। ठीक है, अब ये बताइए, जैसे इस प्रकार से अगर इस 2 में हम 2 का गुणा कर रहे थे तो हमें 4 प्राप्त हो रहा था। 3 में 3 का गुणा कर रहा था, 9 प्राप्त हो रहा था, तभी तो 2 बाहर आ रहा था ना। अगर 5 में 5 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, 25 प्राप्त हो रहा था, तभी हमने रूट 5 को 5 लिखा। लेकिन अब ये बताइए, अगर हम 2 की वैल्यू 1.4142 ऐसा लिख दें, और ऐसी कौन सी संख्या है कि इसको हम गुणा कर हमें 2 प्राप्त हो? ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम ऐसे गुणा करें हमें 2 प्राप्त हो जाए? कोई भी दोस्तों ब्रह्मांड में ऐसी संख्या नहीं बनी है जो रूट 2 का जो वर्गमूल आएगा और उसी संख्या से अगर मल्टीप्लाई आएंगे तो 2 कभी नहीं आएगा। इसी वजह से इसे अपरमेय संख्या, इन टाइप की संख्याओं को बोला जाता है। ध्यान रखिएगा। अब आपके मन में ये भी होगा, दो पर जैसे एक बहुत स्टार क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया है, अब आपको समझ में आएगा परमेय संख्या क्या होती है जो पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिखी जाए। वो 1 2 3 हो सकती है, 2 अपॉन 3 हो सकती है, केवल 4 हो सकती है, 1.73 हो सकती है, रूट 9 हो सकती है। ये सारी अपर में रूट के अंदर वाली संख्याएं अपर में होती हैं। ठीक है, लेकिन दो परमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परमेय संख्याएं हो सकती है। सपोज दैट देखिएगा, अगर हम एक परमेय संख्या 2 लेते हैं, एक 3, दोनों परमेय संख्या है, क्योंकि इनको 1 अगर नीचे 1 भी लिखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 और 3 के बीच में बोला अनगिनत परमेय संख्याएं होती या नहीं होती? ये कथन कैसा है? 2 है। ये दोस्तों आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, यूपीटेड में पूछ सकता है, दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्याएं हो सकती हैं? 1 2 3 अनगिनत, ये ऑप्शन दे सकता है, नन ऑफ दीज। तो आपको अनगिनत लिखनी होगी। कैसे समझते हैं? दो परमेय संख्या हम लोग ले लेते हैं, पहली लेते हैं 2, दूसरी ले लेते 3। अब 2 से 3 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 2.1, 2.2, 2.01, 2.03, अनगिनत संख्या है। 3 तक पहुंचते पहुंचते दोस्तों आपकी जिंदगी गुजर जाएगी और इतनी संख्या है कि आप 3 तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इस वजह से इसीलिए यहाँ पर लिखा है दो परमेय संख्याओं के बीच की अनगिनत परमेय संख्याएं हो सकती हैं। समझ में आ गया होगा? बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को पाई के मान में। देखिएगा, एक अभी हमने जब आयोटा पढ़ाया था ना, एक चीज देखिएगा, मैंने रूट -1 को आई डिफाइन कर दिया था। मैंने क्या, वैज्ञानिकों ने किया, मैं तो सिर्फ पढ़ा रहा हूं आप लोगों के लिए। तो अब एक हमारे पास वैज्ञानिक थे, उन्होंने सोचा, एक उन्हें वैल्यू मिली 22/7। जब इसको डिवाइड करना शुरू किया, इसमें भाग देना स्टार्ट किया, 3.1428, और आज तक दोस्तों भाग देते रहिए, कभी ये संख्या खत्म ही नहीं होगी। एक ऐसी संख्या 22/7 है जिसको आप जितना भी डिवाइड करें कभी खत्म ही नहीं होता है। ऐसी संख्या एक, इसको हमने एक नया नाम दिया। अब वैज्ञानिकों ने सोचा इस संख्या को क्या नाम दिया, उसका नाम रख दिया पाई। ठीक है, अब देखिएगा, अगर आपके क्वेश्चन में, अगर आपके पेपर में पूछा जाए पाई एक परमेय है अपरमेय, तो पाई की वैल्यू 3.1428 और अनगिनत होती है। लेकिन अब इस अनगिनत संख्या को लिखा कैसे जाए? इसको बोला कि 22 हम लोग 7 लिखा करेंगे, लेकिन 22/7 कभी पाई का मान होता ही नहीं है। पाई का मान 22/7 नहीं होता। बट हमारे कैलकुलेशन को थोड़ा अच्छा करने के लिए, कैलकुलेशन को
छोटा करने के लिए हमने पाई की वैल्यू मान ली कि 22/7 होती है, जबकि पाई की वैल्यू होती है 3.1428 और पता नहीं क्या-क्या, ठीक है ना? आज तक इसका एग्जैक्ट मान पता नहीं चल पाया और अभी भी रिसर्च में है। तो अगर तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि पाई परमेय है या अपर्मेय, तो आप क्या लगाएंगे? अपर्मेय है, इर्रेशनल नंबर है। तुम्हें 22/7 पूछ दिया जाए ना, ये पी अपन क्यू फॉर्मेट में, ये आपकी परमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट पाई क्वेश्चन में आता है, ये अपरमेय संख्या है, 22/7 आता है, परमेय संख्या है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी एकेडमिक पढ़ा है, सभी में पाई की वैल्यू 22/7 रखी है। तो हमारे दिमाग में फीड हो गया कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, जबकि ऐसा होता ही नहीं। ठीक है ना? तो समझ गए होंगे परमेय और अपरमेय, कुछ क्लियर हुई, माइंडसेट क्लियर हुआ। देखिए, अगर आप एक टीचर है तो आपको कैसे पढ़ना है मैं बताता हूँ। आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि संख्या क्या है। ठीक है, संख्या को दो भागों में बांट दिया हमने। सबसे पहले रियल नंबर और काल्पनिक, मतलब कि वास्तविक और काल्पनिक। अब काल्पनिक को पहले हम लोग खत्म कर, यही खत्म करते, इसका खेल यही खत्म करते। रूट लगा हो और माइनस के अंदर कोई भी संख्या, रूट माइनस 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, वो सारी काल्पनिक में चलेगी, उसको छोड़िएगा। हमने समझ लिया काल्पनिक और रियल में तो कंफ्यूजन कभी होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्याएं, जो रियल नंबर्स थे। तो रियल नंबर्स बहुत सारे हो सकते हैं। रियल नंबर्स को फिर से हमने डिवाइड किया, कैटेगराइज किया, पढ़ने के आसान करने के लिए। उसमें रेशनल परमेय और अपरमेय संख्याएं। परमेय संख्या वो जो पी अपन क्यू के फॉर्मेट में लिखी जा सकती हैं, अपरमेय संख्या वो जो पी अपन क्यू की फॉर्मेट में नहीं लिखी जा सकती हैं। वो मैंने समझा दिया। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं? अनगिनत अपरमेय संख्याएं हो सकती हैं। दो परमेय संख्याओं के बीच में परमेय संख्या अनगिनत हो सकती है और पाई का मान अपरमेय होता है, जबकि 22/7 का मान परमेय होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है पूर्णांक और रेखा, संख्या रेखा, इंटीजर्स। देखिए, अगर आपने पूर्णांक का हम संधि विच्छेद करें तो पूर्ण प्लस अंक होता है, पूर्ण प्लस अंक। इसी शब्द से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि पूर्णांक संख्याएं क्या है, इंटीजर्स क्या है। पूरा अंक, पूर्ण अंक जैसा उसका संधि विच्छेद है, पूरा अंक ही पूर्णांक कहलाता है। समझ गए? पूरा अंक ही पूर्णांक कहलाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? अब एक हम संख्या रेखा, जी बचपन में आपने पढ़ा होगा या बच्चों को पढ़ा रहे होंगे अगर आप टीचर होंगे, एक संख्या रेखा जो कि बहुत सरल कर देता है संख्याओं को समझने के लिए। एक हम रेखा खींचते हैं, इसके मिड में सोचते हैं यहाँ पर 0 है, ठीक है, और इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है और इधर 5 है, और ऐसे चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसके बाद लेफ्ट हैंड अगर चलते हैं तो इधर -1 है, इधर -2 है, इधर -3 है, इधर -4 है, इधर -5 है, चलते जाते हैं माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा सेंटर है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने दर्शाया भी है। तो अब यहाँ पर ये संख्या रेखा पर निरूपित कर, अब देखिएगा 1 और 2 के बीच में अगर कहें, 1 कैसी परमेय संख्या है, ये भी एक परमेय संख्या है और ये पूर्णांक भी है। पूर्णांक 1 क्या है? एक पूर्णांक है। -1 क्या है? एक पूरा अंक है। 0 क्या है? एक पूरा अंक है। अब इसमें देखिए खेल समझिएगा, यहाँ पर कुछ पूर्णांक प्लस में है, कुछ नेगेटिव है, ध्यान रखिएगा। कुछ आपके प्लस में है, तो देखिए 0 के लेफ्ट हैंड वाले नेगेटिव पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, और 0 के राइट हैंड वाले 1 2 3 4 5 6 ये सारे हमें पॉजिटिव इंटीजर्स या धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। 0 जो है, अब बीच में 0 फंस जाता है। 0 क्या है? शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। अब देखिए, इस संख्या रेखा से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ा, अच्छा सबसे पहले ये डिफाइन करते हैं कि -1 और -2 में बड़ा कौन सा है? कौन सा बड़ा है? -1 बड़ा है ना, -2 नहीं बड़ा है। ऐसे समझिए, माइनस का मतलब होता है उधार या ऋण समझिएगा। अगर आपको किसी को 1 रुपए देना है तो आप माइनस में हैं, और किसी दूसरे बंदे को
₹2 देने हैं, तो ये आप क्या है, ऋण माइनस में है, आपके ऊपर कर्ज है। तो -1 और -2 में कौन सा बड़ा है? -1 इज ग्रेटर देन -2। कुल मिलाकर इधर घटते हुए नंबर्स लिखे हैं और इधर बढ़ते हुए नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? -1। और सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक अगर पूछ दे तो इन्फिनिटी सबसे बड़ा आपका ऋणात्मक पूर्णांक होगा। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक होगा इन्फिनिटी, ठीक है ना? वही बात करें, अब सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन होगा? सबसे छोटा धनात्मक तो क्या हो जाएगा? 1। समझ में आ गया ना? दो पूर्णांकों का भागफल हमेशा पूर्णांक नहीं होता। ये देखिए, दो पूर्णांक हम ले लेते हैं। पहला हमने ले लिया 3, दूसरा ले लिया 2, इसको डिवाइड करते हैं, 1.5 आएगा। तो क्या ये पूर्णांक संख्या है? 1 पॉइंट क्या है? पूर्णांक है? नहीं है ना, पॉइंट में है तो ये पूर्णांक है ही नहीं। कुल मिला के इंटीजर्स कौन है? जो संख्या रेखा पर हम डिफाइन करते हैं, जिसमें कि माइनस पूर्णांक और पॉजिटिव पूर्णांक सभी यहाँ पर इंक्लूड होते, ये हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। इसके बाद आपको अब समझना है प्राइम वर्सेस कंपोजिट। प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर्स क्या है? ये ऐसे नंबर, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो जिनका फैक्टर, जिनके गुणनखंड एक और खुद हो, बस वही ये पूर्णांक है। एक और खुद ही उसके गुणनखंड है तो पूर्णांक है, और इसके बाद सब भाज्य संख्याएं हैं। तो प्राइम नंबर क्या है? जिसका फैक्टर 1 हो जिसका फैक्टर, और खुद वो संख्या हो, तो वो क्या होती है? प्राइम। या दूसरी परिभाषा अगर हम बोले तो इसमें कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिसके गुणनखंड केवल 2 होते हैं। देखा है, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, 1 और 1 और वह संख्या स्वयं, वह नंबर स्वयं, तो प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे अगर 50 तक जाएंगे, मैं अभी बताऊंगा। 50 तक दोस्तों टोटल जो प्राइम नंबर होते हैं वो 15 होते हैं, ध्यान रखिए, नीचे लिखा भी है। 1 से लेकर 50 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है कि 1 से लेकर 50 तक कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आपको डायरेक्ट आंसर देना 15। ठीक है ना? अब देखिएगा, अगर हम 2 का फैक्टर करें, 2 का गुणनखंड कौन हो सकता है? 1 और 2 केवल, तो ये क्या हो गया? एक पूर्णांक संख्या। 3 का फैक्टर करें तो 1 और 3 गुणनखंड करें, अगर 5 का फैक्टर करें 1 और 5, 13 का फैक्टर करें 1 और 13, इसके अलावा कोई और दूसरा फैक्टर नहीं हो सकता है। तो ऐसे नंबर जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो प्राइम संख्याएं या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब भाज्य की बात कर लेते हैं, कंपोजिट नंबर की बात कर लेते हैं। तो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, इसमें केवल 2 गुणनखंड हो रहे थे भाज्य में, लेकिन भाज्य में 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, वो सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल 4 एक ऐसा नंबर है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड है। पहला तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और खुद 4, 3 गुणनखंड होगा, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। 6 की बात करें, इसके देखिए कौन कौन गुणनखंड होता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। 4 इसके हो गए, 2 से अधिक हो गए, ये भी एक भाज्य संख्या है। 9 की बात करें तो 9 भी देख सकते हैं, इसका भी 1 हो सकता है और इसके बाद 3 हो सकता है, और 9 इसके भी 3 फैक्टर हो गए। अब आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि 1 को क्या करें हम? 1 को, 1 कौन सी संख्या है? प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब 1 को क्या आप डिफाइन करेंगे? बताइए, 1 का फैक्टर क्या हो सकता है? 1 के अलावा और बताइए क्या है? 1 के अलावा कोई और है? नहीं है ना। इसका एक ही केवल फैक्टर है, तो 1 एक ऐसी संख्या है जो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ना अभाज्य है ना ही भाज्य है। बहुत ही विशेष तरीके से ध्यान रखिएगा। अब आपसे देखिए 15, 1 से लेकर के 50 तक की मैंने जैसा कि आपको बताया कि 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आपसे पूछ सकता है, जैसे एक क्वेश्चन बनता है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, माइंड में ये सेटअप होना चाहिए कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या है क्या?
तो आप 1 से काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। ध्यान रखिएगा 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। 1 के क्योंकि फैक्टर 1 के ये अलावा सिर्फ एक ही उसका फैक्टर होता है 1। ध्यान रखिएगा। ठीक है? अब आपका ये भी एक सवाल हो सकता है जैसे मैंने बता दिया कि 6 के 1, 2, 3 गुणनखंड हो सकते हैं। ये गुणनखंड क्या होता है शायद आपको गुणनखंड ना पता हो। ऐसी संख्या जिससे उसमें भाग चला जाए। जैसे कि देखो 6 के मैंने गुणनखंड 1 बताया पहला। तो 6 से 1 में भाग देंगे क्या 6 ही आएगा? 6 को मैं इधर लिखता हूँ। 6 में अगर 1 से भाग दे तो क्या आएगा? 6 आएगा। 6 में 2 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। कट जा रहा है ना? 6 में 3 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा, कट जाएगा। 6 में 6 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो वो सभी संख्याएँ जो उस संख्या से विभक्त हो जाती हैं, कट जाती हैं, वो गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है? अब आपके मन में ये भी सवाल हो सकता है 1 को हम 2 फैक्टर कर सकते हैं कहला 1 तो खुद 1 में 1 का भाग दे दें, तभी 1 आएगा। इस वजह से इसके केवल एक ही गुणनखंड होता है 1 का, इस वजह से इसको हम ना तो भाज्य कहेंगे, ना ही अभाज्य कहेंगे। अब कुछ अभाज्य संख्याओं में कुछ अलग-अलग युग्म बनते हैं। ट्विन प्राइम हो गया, युग्म अभाज्य हो गया, सह अभाज्य, को प्राइम नंबर्स आपने पढ़े होंगे। देखिएगा, युग्म अभाज्य क्या है? ट्विन प्राइम, जिन अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर हो। अभाज्य संख्याएं पता चल गई आपको? प्राइम नंबर पता चल गया ना? प्राइम नंबर कौन से हैं? जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर्स हो सकते हैं जिनके बीच में सिर्फ 2 का अंतर होगा, तो वो क्या हो जाएंगे? ट्विन प्राइम। जैसे कि पहला, मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ स्पेस, जैसे कि पहला 3, 5 ये एक ट्विन प्राइम है। क्यों? क्योंकि दोनों संख्याएं क्या है? प्राइम नंबर है दोनों, अभाज्य संख्याएं हैं और इनके बीच का अंतर भी क्या है? 2 है। समझ गए? जैसे कि 5, 7 देखिएगा, सबसे पहले चेक क्या करेंगे? अगर पूछे कि ये ट्विन प्राइम है या नहीं है, युग्म अभाज्य है या नहीं है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे क्या ये दोनों संख्या अभाज्य हैं, दोनों प्राइम है? बिल्कुल 5 भी प्राइम नंबर होता है, 7 भी प्राइम होता है। अब इनके बीच का हम अंतर फाइंड आउट कर लेंगे। 5 डिफरेंस 7 क्या होगा? 2 होता है, तो इसका मतलब ये ट्विन प्राइम हो गई। है ना? 17, 19 ये बताइएगा ट्विन प्राइम है या नहीं है? पहले दोनों संख्याओं को हम देखेंगे प्राइम है या नहीं है, तो 17 भी प्राइम और 19 भी प्राइम है, डिफरेंस भी 2, इसका मतलब ये ट्विन प्राइम हो गई। समझ में आ गया? ट्विन प्राइम किसको बोलते हैं? ऐसी संख्याएं जो अभाज्य हो और उनके बीच का अंतर 2 हो। अब ये भी आप बताइएगा, एक मैंने 5 ले लिया, एक 17 ले लिया। पहले आप फिर से पास आउट करें, 5 भी प्राइम है, 17 भी प्राइम है। पहला कंडीशन तो इसमें फुलफिल हो गया, बट इसका अंतर 2 नहीं है, अंतर 2 नहीं है, इसका मतलब ये ट्विन प्राइम नहीं है। ठीक है? अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, सह अभाज्य को प्राइम जिनका एचसीएफ मासा 1 हो। अब बहुत से व्यक्ति ये होंगे कि उनको मासा नहीं पता होगा, एचसीएफ निकालना नहीं पता होगा कि एचसीएफ होता क्या है। देखिएगा, ऐसी संख्याएं जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है, जैसे कि 12 के अगर गुणनखंड करेंगे, आपके क्या आएंगे? 2, 3, 4 और 6 और 12। 13 का फैक्टर करो तो 1 और 13 ही आती है। एक के अलावा कोई फैक्टर ना, मतलब एक एचसीएफ 1 हो, इसमें 1 भी होगा ना। 12 का फैक्टर करेंगे 1, 2, 3, 4 बी से 6 से 12 भी। तो इनमें देखिए, इन दोनों का एचसीएफ क्या है? केवल एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। केवल एक ही कॉमन है, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 27 और 16 जैसे यहाँ एग्जांपल दिया, तो इनके एचसीएफ निकालेंगे, तो 27 का जो एचसीएफ निकालेंगे 1, 3, 9 और 27। इसके बाद 16 का अगर एचसीएफ निकाले, 16 गुणनखंड करिएगा 1, 2, 4, 8, 16। इन दोनों में कॉमन क्या है? केवल 1 ही तो कॉमन है। इनका एचसीएफ क्या हो गया? 1। और वही तो बोल रहा है, ऐसी संख्याएं जिनका मासा या एचसीएफ 1 होता है, वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा। ध्यान दें, सह अभाज्य में संख्याएं भाज्य भी हो सकती हैं, बस आपस में कोई कॉमन गुणनखंड ना हो। देखिए, कंपोजिट भी हो सकता है, भाज्य भी हो संख्याएं। अब जरूरी नहीं है कि सभी अभाज्य संख्याएं यहां पर आ जाएं सह अभाज्य में। ऐसा कोई जैसा कि इस नाम से डिफाइन है, को प्राइम,
मन में आपके डाउट आ सकता है कि सारी संख्याएं दो प्राइम संख्या, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि को प्राइम नंबर ही सहअभाज्य होंगी, मतलब कि प्राइम नंबर ही होने चाहिए को प्राइम में। दोनों नंबर प्राइम जरूरी नहीं है, प्राइम भी हो सकते हैं और कंपोजिट भी हो सकते हैं। समझ गए? भाज्य भी हो सकते हैं, अभाज्य भी हो सकते, सिर्फ एचसीएफ 1 होना चाहिए, तब वो नंबर सहअभाज्य होंगे। ये आप क्लियर कट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तत्व की फैक्टर्स क्या हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या अगर पूछ दे कि सबसे बड़ी 2 अंकों की, तो देखिए सबसे बड़ा जो 2 अंकों का नंबर होता है वो क्या होता है? 99। ये हमसे पूछा क्या है? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर पूछा है, प्राइम नंबर। तो क्या 99 प्राइम है? नहीं है, क्योंकि ये 3 से कट जाता है। 98 देखते हैं, ये भी 2 से कट जाता है। 97 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी संख्या से नहीं घटता है। इसका मतलब सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 97। ठीक है, इसके फिर नीचे और बहुत सारी होंगी। प्राइम ट्रिपलेट, अभाज्य त्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट आ सकता है। 3, 5, 7 केवल यही एक समूह है जिनमें प्रत्येक के बीच 2 का अंतर होता है। अभाज्य त्रिक, त्रिक जिसे बोलते हैं प्राइम ट्रिपलेट, इसको दोस्तों 3, 5, 7 तीनों संख्याओं को क्या प्राइम ट्रिपलेट बोलते हैं, अभाज्य त्रिक बोलते हैं। ये तीनों संख्याएं तो अभाज्य हैं और साथ साथ अंतर भी 2 का है। ठीक है, केवल यही है, बाद बाकी कोई नहीं है, कोई भी नहीं होगा। जैसे देखिए 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, इसका 9 आना चाहिए, बट 9 तो प्राइम होता ही नहीं, 11 आता है। इनके बीच में देखिएगा, इन दोनों के बीच में तो 2 का डिफरेंस है, बट यहाँ गड़बड़ा जाता है। ट्विन प्राइम की संख्याएं देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 10 तक के ट्विन प्राइम कौन कौन है? सिर्फ 2 होते हैं 1 से 10 के बीच में। 1 से 20 के बीच में 4 होते हैं। 1 से 50 के बीच में 6 होते हैं। 1 से 100 तक 8 होते हैं। ट्विन प्राइम की बात कर रहा हूं, तो ये आपको डायरेक्ट याद कर लेना, पूछ सकता है क्वेश्चन में। 1 से 50 तक की संख्याओं के बीच में ट्विन प्राइम की संख्या कितनी होती हैं? तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन दे देगा 1, 2, 6, 9 ऐसे करके, और आपको 6 में आंसर देना होगा। ये समझ में आ गया होगा। विभाज्यता के नियम दोस्तों अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और इस क्लास में इतना ही। बहुत ही बेसिक चीजें मैंने बताई हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन के लिए सबसे पहले हमने नंबर्स पढ़े थे। नंबर्स को 2 भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहले रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक नंबर इसे बोलते हैं। ये क्या होता है? रूट के अंदर माइनस के बाद कोई भी संख्या लिखी हो, 2 लिखी हो, 1 लिखी हो। हालांकि मैंने -1 को रूट के अंदर आयोटा नाम दिया था। इसके बाद रियल नंबर को फिर से हमने डिफाइन किया था 2 भागों में। इसमें परमेय और अपरमेय। पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में जो लिखी जाए परमेय, और जो पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में ना लिखी जाए वो अपरमेय। अपरमेय मतलब कि इसमें 1, 2, 3 पॉइंट वाली संख्याएं, ठीक है, रूट जिसका निकल जाए वो संख्याएं, ये सभी क्या होती हैं? परमेय संख्याएं। और अपरमेय संख्या वो जैसे √2, √3, ये सारी अपरमेय है। और इसमें ही पाई की वैल्यू भी अपरमेय होती है। यहाँ 22/7 ये इधर आएगा, परमेय में 22/7 कैसी होती है? परमेय संख्या होती है। ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़े प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं पढ़ी हैं। तो सबसे पहले प्राइम नंबर पढ़े। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके केवल 2 फैक्टर 1 और वह खुद नंबर। ऐसी संख्याएं जिसके फैक्टर सिर्फ 2 हों, 1 और वो खुद संख्या, प्राइम नंबर कहलाते हैं। और कंपोजिट नंबर वो कहलाते हैं जिनके 2 से अधिक, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से अधिक आपके फैक्टर हो जाते हैं। ये हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ा है। और आपको एक प्राइम ट्रिपलेट याद रखना है, प्राइम ट्रिपलेट कौन सा होता है। और भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज की जो क्लास है ना, आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। युग्म अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, ये सारा हमने आज लोगों ने सीखा है। अगली क्लास में हम विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। विभाज्यता के नियम क्या होंगे, 2 की विभाज्यता क्या होती है, डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, और 3 का क्या होता है, 4 का क्या होता है, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारी
हम अलग-अलग क्लासेस लेने वाले हैं। तो आज की क्लास को आप कितना रेट करेंगे अगर आपको 10 में रेट आउट करना हो? ये हमारी पहली क्लास है और कंटेंट मैं सिर्फ़ उससे रिलेटेड दे रहा हूँ जो यूपी टेट का सिलेबस में है। संख्याएँ थी तो मैंने आपको वो दे दिया। तो अगर इसमें क्योंकि सिलेबस तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, हमें टीचर बनना है 1 से 5 या 6 टू 8 तक हमें उन्हीं के लेवल तक का इसमें पूछा जाता है। तो ये पूरा था, अब हम अगली क्लास में विभाज्यता के नियम पढ़ने वाले हैं। विभाज्यता क्या होती है, कैसे होती है, वो सारा क्लास अगर आप चाहते हैं, हमें कमेंट करें और ये पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रैंकोरा आपको लगातार बेहतरीन क्लासेस देगा और अगर आप कमेंट करेंगे आपको हिंदी से भी संबंधित इसी प्रकार की नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा, पढ़ाऊंगा। तो देखा दोस्तों कितने आसानी से आपको नंबर सिस्टम मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। अगर आपको नंबर सिस्टम हमारा समझ में आया है, हमारा पढ़ाया गया समझ में आया है, हमारा पीडीएफ नोट आपको समझ में आया है तो कमेंट करें और चैनल रैंकोरा को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे आपको अपडेट वीडियो मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।